हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे 9th स्टैंडर्ड का सेट्स का 1.3 एक्सरसाइज। ठीक है, उससे पहले हम कुछ जनरल डेफिनेशन स्टडी करते हैं, उनके बारे में वो होता क्या है। तो हमने इससे पहले वाले क्लास में हमने स्टडी किया था सेट्स के बारे में और सेट्स के फॉर्म्स के बारे में, मेथड्स के बारे में। जैसे कि फॉर एग्जांपल रूल था और वैसे हमने बताया था लिस्टेड और रूल क्या होता है और वो मेथड्स क्या होते हैं, पूरे हमने डिस्कस किया था। अभी हम थोड़ा सा उसके आगे चलते हैं। ठीक है, अब ये एक्सरसाइज को स्टडी करने से पहले कुछ चीज़ों को हमें मालूम होना ज़रूरी है, तो वो चीज़ें हम फर्स्ट स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट किसे कहते हैं? सर नाम से ही पता चल रहा है यूनिवर्सल। अब मैं इसको थोड़ा सा कट कर दूं तो ये क्या होगा? यूनिवर्स। यूनिवर्स मतलब क्या होता है? जिसके अंदर सारे के सारे चीज़ें, प्लैनेट्स हो, अर्थ हो, मून हो, सब आ जाते हैं ना। सारे जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सब के सब उसके अंडर में आते हैं, मतलब पूरा का पूरा होल जिसे कहते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक सेट है A जिसकी वैल्यू है 2, 4, 6, 8, 10 और B एक सेट दिया है जिसमें 1, 3, 5, 7, 9, ये दोनों सेट ऑफ इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स दिया है मैंने। तो यूनिवर्सल सेट मतलब क्या होता है? एक ऐसा सेट रहेगा जिसके अंदर A के सारे अल्फ़ाबेट इसके अंदर आना है और B के सारे अल्फ़ाबेट्स इसके अंदर आना है। ठीक है, देखो फॉर एग्जांपल अगर आप मैं A की बात करूँ, A के अंदर 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है, 8 है, 8, 10 है, 10। ठीक है, अब A के सारे एलिमेंट्स आ गए। अब B के एलिमेंट्स देखो आप, 1 है तो यहाँ पे 1 आ गया, 3 था 3 आ गया, 5 आ गया, 7 था 7 आ गया, 9 था 9 आ गया। ठीक है, अब फिर माइंड में आएगा सर ये 2 क्वेश्चन, अरे यूनिवर्सल है, एक्स्ट्रा होगा तो भी कुछ नहीं होता। यूनिवर्स में हमेशा एक्स्ट्रा चीज़ें आती हैं, ज़रूरी नहीं है कि जो दोनों में है उतना ही होना है, ज़्यादा भी हो सकता है ना। सही, फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्स में बोल रहे हो आप सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आना है, लेकिन नॉन लिविंग भी आ रहे हैं ना अंदर, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। यूनिवर्स मतलब पूरा सबसे बड़ा सेट जो होता है वो यूनिवर्सल सेट होता है और उसके अंदर जो बाकी जो दूसरे सेट्स दिए हैं उनके सारे के सारे एलिमेंट्स उसके अंदर होना होता है, उसको हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट। ठीक है, अंडरस्टूड है। अब चलते हैं सबसेट। सबसेट मतलब क्या होता है? सबसेट मतलब हमारे पास यूनिवर्सल सेट को भी हम सबसेट बोल सकते हैं। कब बोलेंगे? अगर इनकेस में B और U की बात करो, ठीक है, आप इसको छोड़ दो, A को हटा दो, B और A की बात करो, तो हम क्या बोलेंगे? सबसेट क्या होता है? एक छोटा सेट होता है और एक बड़ा सेट होता है। ये छोटा सेट है जिसके अंदर कम एलिमेंट्स हैं, ये बड़ा सेट जिसके अंदर बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो जितने भी एलिमेंट्स इसके अंदर हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स इसके अंदर रहना, उसको हम कहते हैं सबसेट। ठीक है, अब इनकेस आप ये तीनों की बात करूँ, मैं अब ये दोनों की बात करूँ, ठीक है, तो हम कैसा करते हैं? अब B के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स इसके अंदर प्रेजेंट है ना, तो हम क्या करेंगे? सबसेट का सिंबल ऐसा आता है। अब जो छोटी ब्रैकेट होती है, जो छोटा सेट होता है उसको हम पहले लिखेंगे B और जो बड़ा होता है वो लास्ट में लिखेंगे। देन इसका पढ़ते कैसे हैं? B इज अ सबसेट ऑफ U। ठीक, ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम? क्योंकि B के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स इसके अंदर हैं। ठीक है, अगर मैं बोलूँ, मैं थोड़ा चेंज कर लूँ, ठीक है, अब मैं एक दूसरी ब्रैकेट ले लेता हूँ जिसका मैं एग्जांपल ले लूँ M। ठीक है, ब्रैकेट M ले लिया मैंने। अब M के अंदर मैं नंबर्स लेता हूँ 1, 3, 5, 11, 13, 14। ठीक है, अब देखिए सेम यही सेट लेते हैं हम लोग। U सेट दिया है मेरे पास, ये बड़ी ब्रैकेट है और ये छोटा एलिमेंट है। ठीक है, अब देखिए इसमें और इसमें सारे एलिमेंट सेम हैं क्या? 1 था 1 आ गया, 3 था 3 है, 5 था 5 आ गया, 11 था 11 आ गया, 13 है नहीं है, 14 भी नहीं है, मतलब ये दो एलिमेंट्स नहीं है ना। इसका मतलब M जो रहेगा U का सबसेट नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे? M इज नॉट अ सबसेट ऑफ U। ठीक है, यूनिवर्सल सेट और इसमें बड़ा फर्क होता है। हम यूनिवर्सल सेट को सबसेट बोल सकते हैं लेकिन सबसेट को हम यूनिवर्सल सेट नहीं बोल सकते। ठीक है, क्योंकि सबसेट कभी कभी अगर छोटी वैल्यू रहेगी तो छोटे एलिमेंट्स आते हैं, लेकिन यूनिवर्स में पूरा आएगा, सबसे बड़ी ब्रैकेट होती है। अंडरस्टूड? ठीक है, इसके ऊपर थोड़ा सा और नॉलेज हम जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब थर्ड वाला जो है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? इसको हम डैश कहते हैं, इसका सिंबल ऐसा आता है। ठीक है, ये बड़ा सिंपल सा है। अगर इनकेस मेरे पास A है और U है, ठीक है, हम ये दोनों की बात करेंगे, U और A है, तो हम कॉम्प्लीमेंट किसे कहते हैं? अगर मुझे A का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ठीक है, इसका सिंबल होता है A डैश। ठीक है, हम इसको निकालते कैसे हैं? A डैश को, A डैश इसको जो फॉर्मूला है, यूनिवर्सल सेट में से मैं A के एलिमेंट्स को निकाल दूंगा। सिंपल डेफिनेशन। ठीक है,
किसी का भी आप कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हो तो वो एलिमेंट को हम यूनिवर्सल सेट से माइनस करेंगे। अगर मुझे सिमिलरली मुझे m है, अगर मुझे m का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यूनिवर्सल सेट में से m को माइनस करना पड़ेगा। तो मुझे m कॉम्प्लीमेंट मिल गया। क्लियर है? कुछ डाउट है? यूनिवर्सल सेट, सबसेट और कॉम्प्लीमेंट सेट, ठीक है, तीनों क्लियर हो गए। अब इसके ऊपर हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको और आइडिया मिलेगा। अंडरस्टूड? ठीक है। इसके बाद और एक चीज़ हमको स्टडी करनी है, अभी बता देता हूँ, वेन डायग्राम। ठीक है, तो वेन डायग्राम एक्चुअली होता क्या है। अब ठीक है, मेरे पास दो ब्रैकेट है, ए है और बी है। ठीक है, अब ए और यू दोनों को मुझे एक वेन डायग्राम में ड्रॉ करना है। ठीक है, वेन डायग्राम ड्रॉ एक्चुअली करते कैसे हैं। वेन डायग्राम में क्या होता है, एक बड़ा सा रेक्टेंगल होता है। ठीक है, उसके अंदर मैं एक सेट ले लेता हूँ, जैसे कि मैं ए की बात कर रहा हूँ। एक सेट है मेरे पास ए 2 4 6 8 10 और मेरे पास यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब मुझे वेन डायग्राम ड्रॉ करना है इनका। ठीक है, वेन डायग्राम ड्रॉ कैसे करेंगे हम लोग, एक सर्कल, एक रेक्टेंगल आएगा, यहाँ पे सर्कल रहेगा। ठीक है, अब वेन डायग्राम में रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, यूनिवर्सल मतलब पूरा का पूरा यूनिवर्स आना। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे जो दिया है मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया है, मतलब ये ए है, ये ए है और ये जो है ये हमारा यूनिवर्सल है। ठीक है, तो अब यूनिवर्स के और ए के एलिमेंट्स हम लिखते हैं। ठीक है, अब ए के अंदर जो एलिमेंट्स है पहले वो लिखेंगे 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, अब यूनिवर्सल सेट मतलब हम बाहर लेते हैं हम लोग, है ना। तो यूनिवर्सल सेट में से जो ए के एलिमेंट्स है उसको हम निकाल देंगे। 2 था 2 हट गया, 4 था 4 को निकाल दिया मैंने, 6 था 6 को निकाल दिया हमने, 8 था 8 हट गया, 10 था 10 हट गया। ठीक है, अब जो एलिमेंट्स बच गए हमारे पास वो कहाँ लिखेंगे हम लोग सर्कल के बाहर लिखेंगे। हम लोग सर्कल के बाहर जो रेक्टेंगल है उसके अंदर हम लिखेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखिए, अब यहाँ पर 1 बच गया था तो 1 यहाँ पर आएगा। ठीक है, 2 हो गया, 3 बच गया था तो 3 हम यहाँ पे लिखेंगे। 3 के बाद फिर नेक्स्ट वाला कौन सा है, 4 निकल गया था तो 5 है, 5 यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब 6 हो गया, 7 था तो 7 यहाँ पर आ गया, फिर 8 निकल गया, बचा 9। ठीक है, 9 यहाँ पे। इस तरीके से वेन डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन देते हैं हम लोग। अंडरस्टूड? समझ में आ गया पूरा? अब प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं इसके ऊपर हम। ठीक है, तो 1.3 का हम थर्ड वाला प्रॉब्लम करेंगे जो यहाँ पे दिया है, जिसके अंदर हम वेन डायग्राम भी सीखेंगे, यूनिवर्सल सेट भी देखेंगे और कॉम्प्लीमेंट भी हम देखेंगे। हम तीनों चीज़ें इसी में कंटिन्यू कर लेते हैं। ठीक है, हाँ, जैसे कि फर्स्ट देखिए, अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, इफ यूनिवर्सल सेट इज दिस एंड सेट पी इज दिस, देन व्हाट वी हैव टू प्रूव, वी हैव टू प्रूव दैट, शो दैट यू set P and set P complement using Venn diagram. We have to show by representation form. आपको Venn diagram ड्रॉ करना है, उसके अंदर U, P और P डैश के एलिमेंट्स कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो बताना है, फर्स्ट बिट। और सेकंड बिट क्या पूछ रहा है, एंड वेरीफाई P कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू P, P डैश होल डैश इज इक्वल्स टू P, ये दोनों बराबर होते हैं, दोनों के ब्रैकेट्स एक जैसी आती है, वो आपको प्रूव करके बताना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब हम सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको U पता है, आपको P पता है। ठीक है, आपको P डैश नहीं पता तो आपको पहले P डैश मालूम करना पड़ेगा। ठीक है, P डैश मालूम कैसे करते हैं हम लोग, अभी हमने बताया था, P डैश इज इक्वल्स टू U माइनस P। यूनिवर्सल सेट में से अगर मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो यूनिवर्सल सेट में से मैं ये एलिमेंट, ये ब्रैकेट को निकाल दूंगा, या फिर इसके जो सेट्स हैं वो सेट्स को मैं निकाल दूंगा। ठीक है, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल देखिए आप U, सेट U क्या है आपके पास, 1 2 3 7 8 9 10 11 एंड 12 माइनस आपके पास सेट P क्या है, 1 3 7 एंड 10। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अब जो सेट इसके अंदर हैं वो सेट इसमें कैंसिल हो जाएंगे और जो एलिमेंट्स इसके अंदर बचेंगे वो इसके अंदर आते हैं। ठीक है, सी हियर, यहाँ पे 1 था 1 हट गया, 3 था 3 कट हो गया, 7 था 7 हट गया, 10 था 10 हट गया। ठीक है, आपको ऐसा करना नहीं है, कट नहीं करना है, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई हैव डन दिस।
ये निकल गया। तो बचे कौन से एलिमेंट्स, यहाँ पे 2 बचा है तो 2 आ गया। नेक्स्ट इज 8, नेक्स्ट इज 9, 11 एंड 12। नाउ वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ p कॉम्प्लीमेंट, अंडरस्टूड। नाउ वी हैव टू शो अ वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। तो हम रिप्रेजेंटेशन ड्रॉ करते हैं। ये हमारा रेक्टेंगल बन गया एक, ठीक है। एक ब्रैकेट डालना है मुझे पूरी, एक सर्कल आएगा, ठीक है। ये p रहेगा, ये p डैश और ये यूनिवर्सल सेट, ठीक है। अब p के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो p के अंदर आएंगे पूरे के पूरे, है ना। तो p के अंदर कौन से थे, 1 3 7 10। तो यहाँ पे 1 3 7 एंड 10 यहाँ पे हो गए। अब p कॉम्प्लीमेंट तो ये पूरा आ रहा है ना, बाहर का जितना भी है वो सारा सारा p कॉम्प्लीमेंट है। तो p कॉम्प्लीमेंट के नंबर कौन से हैं, यहाँ पे p कॉम्प्लीमेंट, ये वेरिएबल्स पूरे यहाँ पर आएंगे। 2 था, 2 आ गया, 8, नेक्स्ट 9, नेक्स्ट 11, नेक्स्ट इज 12, ठीक है। तो आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। आपने इसके अंदर आपने UP एंड P डैश का वेन डायग्राम ड्रॉ करके बता दिया पूरा। फर्स्ट बिट खत्म हो गई। अब सेकंड बिट जाना क्या है, वेरीफाई करना है आपको। P डैश सेकेंड डैश में P डैश डैश इज इक्वल्स टू P। इसका जो सोल्यूशन आएगा वो किसके बराबर होना चाहिए, P के बराबर होना चाहिए, ठीक है। आपके पास P की ब्रैकेट ऑलरेडी पहले से अवेलेबल है, आपने P डैश मालूम किया है ना। अब U माइनस P डैश बाय P डैश करना है आपको, P डैश बाय P डैश आपको करके बताना है ना। तो कैसे निकालते हैं हम लोग, P डैश तो पहले से आपके पास अवेलेबल है। हमने क्या बोला था अभी, अगर आपको P का डैश निकालना है तो आप कैसे निकालते हैं P का डैश, यूनिवर्सल सेट माइनस ये अल्फ़ाबेट लेते हैं ना हम लोग, ये डैश को हटा देंगे। तो अगर इसका डबल डैश रहेगा तो P डैश एक है, फिर इसका डैश है, इसका मतलब क्या होगा, U माइनस, अगर ये डैश को मैं हटा दूँ तो जो अल्फ़ाबेट बचेगा उसी का माइनस करना पड़ेगा, तो ये डैश आपको माइनस करना पड़ेगा। सिमिलरली यहाँ पर अगर मुझे P डैश मालूम करना है तो मैं U माइनस ये डैश को हटाया तो बचा P, तो मैंने P को माइनस किया था। अब यहाँ पर P डैश ऑलरेडी अवेलेबल है, ये डैश को मैंने हटा दिया तो P डैश को मुझे माइनस करना पड़ेगा। तो वही चीज़ तो आपको डायरेक्टली मिल गया, P डैश बाई डैश इज इक्वल्स टू U माइनस P डैश। आपके पास U की वैल्यू अवेलेबल है 1 2 3 7 8 9 10 11 12 माइनस P डैश की वैल्यू कितनी है आपके पास, 2 8 9 11 एंड 12, ठीक है। यहाँ पर थी वहाँ पे आ गए, ठीक है। अब सिमिलर हमने यहाँ पे कैसे कैंसलेशन किया था वैसे ही, लेकिन वो कैंसलेशन को करना नहीं है, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग वी हैव डन दिस। नेक्स्ट यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 2 था, हट गया तो बचा, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है क्या, नहीं है, तो 1 यहाँ पर आ गया। यहाँ पर 3 है, यहाँ पे 3 है, नहीं है, 3। यहाँ पे 8 है, 8 है यहाँ पर है, तो मतलब 8 को हटा दो। 9 भी है यहाँ पर, 11 भी है यहाँ पर, 12 भी है, तो बचा क्या है यहाँ पर 7 बच गया, उसके बाद 10 बच गया, ठीक है। 1 3 7 10 और कोई एलिमेंट्स सिमिलर नहीं है अंदर, ठीक है। तो आपके पास P डैश बाय डैश की वैल्यू भी आ गई है। अब वापस से P की तरफ चलते हैं हम लोग। P के एलिमेंट्स क्या हैं, 1 3 यहाँ पर है, 1 3 7 10। तो ध्यान से देखना, ये भी 4 है, ये भी 4 है, सिमिलर है, तो हम बोल सकते हैं P डैश बाई डैश इज इक्वल्स टू P, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। बड़ा सिंपल सा था। तो ये प्रॉब्लम है, हमने समझा वेन डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, हम कॉम्प्लीमेंट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अब हम सबसेट के बारे में देखते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने लिया है 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5, जो हम सबसेट रिलेशनशिप के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसेट रिलेशन, ठीक है। सबसेट का मतलब मैंने क्या बताया था, एक सबसेट को हम यूनिवर्सल सेट भी बोल सकते हैं। एक बड़ा सा सेट रहेगा, ठीक है, एक छोटा सा सेट रहेगा, फिर एक छोटे सेट में से जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे बड़े सेट में आ रहे हैं, सारे के सारे एलिमेंट्स, तो हम बोलते हैं दैट सेट इज ए सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करो, फिर P इज ए सेट ऑफ रेसिडेंशियल पुणे। M के अंदर, M एक सेट है जिसके अंदर मध्य प्रदेश में जितने भी रहने वाले हैं वो सारे के सारे M सेट के अंदर आते हैं। K के सेट में कर्नाटक के अंदर जितने भी लोग रह रहे हैं वो सारे के सारे सेट K में आएंगे, ठीक है। और इंडिया के अंदर जितने भी लोग रहते हैं वो सारे को सारा एक सेट बना के हमने B में रखा है। महाराष्ट्र में जितने लोग हैं वो सारे के सारे सेट H में आएंगे,
और बैंगलोर के सारे सेट एन में आएंगे, ठीक है। अब ये तो पूरे हमारे नेम्स हैं, पूरे स्टेट्स के कंट्रीज़ के नेम हैं, ठीक है। अब आपको इसमें आइडेंटिफाई करना है कि सबसे बड़ा सेट कौन सा है इसमें से, ठीक है। पूना है। पूना क्या है एक्चुअली, ये सिटी है, ये है ना। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश क्या है, ये एक स्टेट आता है। कर्नाटका ये एक स्टेट है। इंडिया ये कंट्री है, तो सबसे बड़ी तो इंडिया ये हमारी कंट्री है। तो चलिए ये हो गया हमारा इंडिया, सबसे बड़ा अब तक यही मिला है, ठीक है। उसके बाद महाराष्ट्र इंडिया के अंदर ही आता है ना, बैंगलोर भी इंडिया के अंदर ही आता है। तो हमारा इंडिया जो रहेगा बी इज यूनिवर्सल सेट, सबसे बड़ा सेट वही है, ठीक है। अब उसके बाद हम आइडेंटिफाई करते हैं स्टेट कौन से हैं यहाँ पर। अब स्टेट कौन से हैं, एक मध्य प्रदेश आ गया, एक कर्नाटक आ गया स्टेट, फिर एक महाराष्ट्र आ गया, ठीक है। पुणे तो स्टेट नहीं है ना, वो महाराष्ट्र के अंदर आता है ना। तो जो भी सिटी है उसको हम इससे लिखते हैं, ये सिटी है, ये सिटी है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, कर्नाटक कहाँ आता है, इंडिया के अंदर ही आता है ना कर्नाटक। महाराष्ट्र कहाँ आएगा, महाराष्ट्र भी कर्नाटक के अंदर आएगा। मध्य प्रदेश किसके अंदर आता है, इसके अंदर ही आता है ना। मतलब ये तीनों के तीनों स्टेट इंडिया के अंदर ही आ रहे हैं ना, ठीक है। तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट रहेगा। तो हमने अभी क्या बोला था, एक छोटा सेट होता है जिसके सारे के सारे एलिमेंट्स बड़े सेट में आ रहे हैं। महाराष्ट्र के जितने लोग हैं वो सारे के सारे इंडिया के अंदर रहेंगे ना, क्योंकि महाराष्ट्र पूरा इंडिया के अंदर आ रहा है। तो महाराष्ट्र के अंदर जितने भी लोग रहते हैं वो इंडिविजुअली डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो इंडिया के रहवासी होंगे ना पूरे। तो वही हम लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ले लो, एम लेते हैं फर्स्ट, एम सबसेट ऑफ बी। क्यों, क्योंकि मध्य प्रदेश में जितने भी लोग रह रहे हैं सारे के सारे इंडिया में रहने वाले हैं ना, इसलिए बी आ गया, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा स्टेट कौन सा है, के। कर्नाटक में जितने भी लोग रह रहे हैं वो सारे के सारे इंडिया में आने वाले हैं, तो ए आ गया। थर्ड स्टेट महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में जितने भी लोग रहने वाले हैं सारे के सारे तो इंडिया में ही रहेंगे ना, 3 हो गए। अब और एक बात, ये पुणे है, पुणे किसके अंदर आ रहा है, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र भी इंडिया के अंदर ही आ रहा है ना, तो पुणे भी इंडिया के अंदर आएगा, ठीक है। तो पुणे का सेट कौन सा है, पी। पी इज ए सेट ऑफ बी। बैंगलोर, बैंगलोर भी इंडिया के अंदर ही आएगा ना, तो बैंगलोर का सिंबल क्या है, एन। एन इज ए सबसेट ऑफ बी, ठीक है। अब ये आ गया, ये क्लियर हो गया। अब और एक चीज़ आएगी इसके अंदर, ये तो पूरा हो गया। अब इसके बाद अब और एक चीज़ आ सकती है ना, पुणे किसका स्टेट है, कौन सी स्टेट का सिटी है, पुणे महाराष्ट्र में आता है। तो पुणे से बड़ा महाराष्ट्र हो गया, और महाराष्ट्र के अंदर ही पुणे आता है ना, महाराष्ट्र के अंडर में आएगा वो। तो फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पुणे इज ए सबसेट ऑफ महाराष्ट्र, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर पुणे आता है। तो और एक कौन सा होगा ऐसा सिटी जो कौन से स्टेट में आती है, बैंगलोर। बैंगलोर क्या है, कर्नाटक में आती है। तो बैंगलोर किसके अंदर सिचुएटेड रहेगा, कर्नाटक के अंदर होगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, एन इज ए सबसेट ऑफ के, ठीक है। अब सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, मैंने बताया था, जो भी सेट सबसे बड़ा होता है वो लास्ट में लिखा जाएगा। अब सबसे बड़ा सेट कौन सा था, इंडिया था, तो इंडिया का सिंबल क्या था, बी है, तो बी पहले आ गया सबसेट, उसके बाद छोटा वाला सेट आएगा। यहाँ पे भी देखिए बी इंडिया था, बड़ी ब्रैकेट थी, उसके अंदर छोटा, फिर यहाँ पे भी सेम बड़ा, फिर उसके बाद छोटा, ठीक है। तो पहले छोटा रहेगा, सबसेट ऑफ बिगर वन, ठीक है, अंडरस्टूड। तो ये एक्सरसाइज में हमने वेन डायग्राम भी समझ लिया, कॉम्प्लीमेंट भी समझ लिया, यूनिवर्सल सेट भी समझ लिया, और सबसेट भी समझ लिया, ठीक है। अब ऑलरेडी एक्सरसाइज में हैं 6 प्रॉब्लम्स, बहुत से बहुत, ठीक है। तो अभी हमने 2 करवा दिए, तो बाकी का जो है आप ट्राई करो, ठीक है, क्योंकि वो लगता नहीं है कि ज़्यादा टफ होंगे अभी समझने के बाद सारे। अब सब हम कराएंगे तो फिर आप घर पे प्रैक्टिस ही नहीं करोगे, तो आप पूरे के पूरे प्रैक्टिस कर लो। अगर नहीं आएगा तो फिर मुझे डाउट्स कमेंट में पूछो, हम उसके ऊपर लेक्चर बनाते हैं। ओके, थैंक यू।